नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहली खबर है देहरादून से। उत्तराखंड के सबसे बड़े कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन प्रोग्राम में हंगामा हो गया है और हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का कॉन्सर्ट यहां पर चल रहा था। तभी एक स्टूडेंट पर चाकुओं से वार हुए। वहीं घायल स्टूडेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाकूबाजी के बाद अफरा तफरी यहां पर मच गई। इस दौरान माइक पर की हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने गालियों की बौछार कर दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे। चमोली के पोखरी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद गोली चलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में आपसी विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक जा पहुंचा और इसी दौरान एक शख्स ने हवा में फायर कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। देहरादून के प्रेमनगर में छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले फरार चल रखे मुख्य आरोपी समेत 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का जुलूस निकालने का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला है 23 मार्च की रात का, जब प्रेमनगर के केहरी गांव में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। इस झड़प में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना के मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपी लगातार फरार चल रहे थे, जिनके अरेस्ट के बाद पुलिस की रिमांड पर 2 इनामी आरोपियों प्रहलाद राज और अंकुर सिंह को पुलिस घटनास्थल पर लेकर गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस दोनों आरोपियों को हथकड़ी लगाकर नंगे पांव सड़कों पर दौड़ाते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आरोपियों को लाठियों से मारते हुए पुलिस ने पूरे प्रेमनगर बाजार में भी उनका जुलूस निकाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को भीमताल के साथ ही हल्द्वानी के दौरे पर रहे और इसके साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने काठगोदाम के सर्किट हाउस में नैनीताल जिले के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के साथ साथ आगामी टूरिज्म सीजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टूरिज्म सीजन की सारी तैयारियां समय से पहले ही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी एक तो यात्रा सीजन आने वाला है और पर्यटकों की बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर आती है, तो उस दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं, सड़कें इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, सड़क, आवास व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सभी ठीक प्रकार से हो। बिजली की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, गर्मी भी आने वाली है, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, उसकी तैयारी हो। कोटद्वार में शनिवार को पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा के साथ गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी ने पासपोर्ट सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर एक जनसभा भी की गई, जिसमें हजारों युवाओं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों को नए पासपोर्ट भी बांटे गए, जिनके नए सेंटर में पासपोर्ट बनाए गए हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों को पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की बधाई भी दी और साथ ही अपने भाषण में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की। वहीं इस मौके पर स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी ने सांसद अनिल बलूनी का धन्यवाद करते हुए इसे बेहतरीन उपलब्धि बताया। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल वासियों को पासपोर्ट सेंटर खोलने की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने मंच से कई और घोषणाएं की, जिन्हें वो आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि लालढांग चिल्लर खाल के बाद अब कंडी मार्ग भी खोला जाएगा और इसके लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही कोटद्वार से दिल्ली के लिए वंदे भारत चलेगी। Today is a very special day for the people of our Uttarakhand, especially Garhwal and Kootdwar.
has got a new Passport Seva Kendra, Post Office Passport Seva Kendra, and it will cater service to more than 500,000 of people. आगे हम लोग को जाना पड़ता था देहरादून, और thanks to our ministry and especially the local MP Anil Baluni ji with this initiative, our ministry has now today inaugurated the Passport Seva Kendra here in Kodwar. And और आभार व्यक्त करती हूँ, अपने सांसद जी का धन्यवाद करती हूँ कि एक पासपोर्ट ऑफिस उनके क्षेत्र में है, इस जिले में है, लेकिन उसके बावजूद हमको एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस मिला है। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पहाड़ों की जिस तरह की समस्याएं होती हैं उसमें लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, रहना पड़ता था, बहुत बार कागज पत्रों के लिए आना जाना दोबारा करना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे नौजवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कोटद्वार के लिए एक बड़ी सौगात आज भी है और आने वाले समय में कुछ और खुशखबरियां मिलने वाली है, क्या कुछ रहेगा आज आप? देखिए, आज हम लोगों के लिए भी बड़ा प्रसन्नता का पल है कि बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि हमारे जो गढ़वाल के लोग हैं, कोटद्वार के आसपास की जितनी विधानसभा है, इन लोगों के पासपोर्ट ये यहीं अपने यहाँ बना पाए। अभी क्या होता है कि देहरादून जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कई कई दिन लगते हैं। अब लोग अपने घर पे पासपोर्ट बनाएंगे और बड़ी खुशी की बात है कि आज उद्घाटन से पहले ही 12-15 पासपोर्ट बन गए हैं। तो ये इस तरह से और भी बहुत सारी तैयारी हम लोगों के लिए है कि उत्तराखंड के हमारे खासतौर से गढ़वाल लोकसभा के लिए बहुत सारे काम होने वाले हैं। और मैंने आज एक और बात कही है कि 2026 का साल इस गढ़वाल लोकसभा के लिए बहुत सारे नए काम लेके आएगा, बहुत सारी नए ऐसी सुविधाएं जो गढ़वाल के लोग वाकई काफी समय तक चाहते हैं। सर, कंडी मार्ग को लेकर पिटीशन आपकी ओर से डाली गई है, क्या लग रहा है आने वाले? देखिए, चिल्लर खाल लालढंग वाले मार्ग को स्वीकृत कर दिया गया, उसमें करेक्शन है, उसके लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया हूँ। साथ ही कंडी मार्ग को पूरा बनाने के लिए हम लोगों ने किया, किसी भी सुनवाई पे आएगा। आप मान के चलिए कि कंडी मार्ग बनेगा, उत्तराखंड के लोग अपने अंदर से ही आएंगे, उनको उत्तर प्रदेश से नहीं जाना पड़ेगा। रामनगर से कोटद्वार का रास्ता 1.5 घंटे मात्र का होगा। अच्छा, एक और सरप्राइज वाली बात मैंने सुनी, आज वंदे भारत कोटद्वार से दिल्ली के लिए आपने घोषणा करी कि वो भी चलेगी इस वर्ष के अंदर ही अंदर 2026 में कोटद्वार से दिल्ली के बीच में वंदे भारत चलेगी। कोटद्वार को एकदम विश्व मतलब वर्ल्ड क्लास की जर्नी यहाँ से दिल्ली तक के लिए हम लोग कर पाएंगे। कोटद्वार और गढ़वाल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। देहरादून में कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान शैलजा ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव में एक परिवार से एक ही कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। ऐसे में उन नेताओं को एक बड़ा झटका लगा है जो अपने साथ अपने बेटे या बेटी के टिकट का सपना देख रहे थे। वहीं शैलजा ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता की बात भी कही। शैलजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश है और 2027 में कांग्रेस की जीत जरूर होगी। सारे प्रदेश में जाना है, सभी नेता मिलकर जाएंगे और हर जगह हमारे आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। अब इनको और अच्छी तरह से जोड़कर पिरोकर आगे अगले साल चुनाव है, उसके लिए हमने अपनी पार्टी को भी ठीक ठाक दुरुस्त करते हुए सबको काम लगाना है। जी बिल्कुल, परिवार में एक को ही मिलेगा। आखिरकार हरीश रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। देहरादून में पार्टी प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे के अंतिम दिन हरीश रावत उनसे मिलने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद पार्टी नेताओं की मीटिंग में भी हरीश रावत शामिल हुए। इस दौरान नाराजगी की खबरों को रावत ने अफवाह बताया। 15 दिन के सियासी अवकाश के बाद पहली बार पार्टी मीटिंग में हरीश रावत शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी इन दिनों विधानसभा वार अपनी घोषणाओं की सख्त समीक्षा में जुटे हैं। फोकस उन पर है जो प्रोजेक्ट्स इसी साल पूरे होने हैं। उधर बीजेपी भी 2022 के अपने घोषणा पत्र की समीक्षा की तैयारी में है, यानी कि चुनावी रण से पहले बीजेपी फुल प्रूफ प्लान तैयार करने में जुटी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मार्च 2022 में कार्यभार संभालने के बाद से अप्रैल के पहले हफ्ते तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 3,980 घोषणाएं की। इनमें से करीब 2500 पर शासनादेश जारी हो चुके हैं, जबकि 982 योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं। लगभग 36% घोषणाएं अब तक पूरी हो पाई हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर विधानसभा वार मॉनिटरिंग तेज कर दी है।
मैं समझता हूं कि जनता से जो वादे हम लोगों ने किए थे वो अधिकतर वादे पूरे हो चुके हैं और उसी को लेकर के समय समय पर हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि जो पूर्व में की गई घोषणाएं हैं या क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उन पर काम शीघ्र प्रारंभ किया जाए और मैं समझता हूं कि उन पर कार्य प्रारंभ हुआ भी है। प्रयास रहता है कि जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करें उनका उद्घाटन भी हम लोग करें, उसका लोकार्पण भी हम लोग करें। इस पॉलिसी के तहत हम लोग चलते हैं, तभी हम उसकी समीक्षा करें कि कामों की गति क्या है और कौन से काम हम लोग पूरे कर पाए और किन कामों को हम जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हैं। इसको लेकर जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ रहे हैं और संभव तो आगे चलकर हमारी विधानसभा इन क्षेत्रों की भी समीक्षाएं हों। अधिकारियों को साफ निर्देश है कि लंबित योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों। सरकार अब उन प्रोजेक्ट्स पर खास फोकस कर रही है जो इसी साल जमीन पर दिख सकें ताकि जनता के सामने रिजल्ट पेश किया जा सके। दूसरी तरफ पार्टी स्तर पर भी 2022 के दृष्टि पत्र यानी कि घोषणा पत्र की समीक्षा शुरू होने जा रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 25 बड़े वायदे किए थे। पार्टी का दावा है कि अधिकांश पूरे हो चुके हैं जबकि बाकी पर काम जारी है। 2022 के चुनाव में भी जो संकल्प पत्र हमने उस समय जनता के सामने प्रस्तुत किया था कि आज हम उसमें दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें से अधिकांश जो संकल्प है वो साकार हमारे हो गए हैं और कुछ जो बचे हुए हैं उसको भी जो शेष कार्य अभी शेष समय हमारे पास बचा हुआ है उस निर्धारित समय के अनुरूप हम उनको पूर्ण कर देंगे कि ये वही पार्टी है जो कहती है वो करती है। साफ है कि चुनाव से पहले बीजेपी और सरकार कोई भी ऐसी कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहती जिस पर विपक्ष उसे घेरने की कोशिश कर सके। इसलिए 2027 के रण में उतरने से पहले बीजेपी संगठन और सरकार खुद की मजबूत किलेबंदी में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चौदह अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसके बाद दिल्ली और देहरादून की दूरी महज 2.5 घंटे की रह जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बता रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून के बीच एक्सप्रेस वे चालू होने के बाद न सिर्फ राज्य की राजधानी और देश की राजधानी की दूरी कम होगी बल्कि विकास को भी नए पंख लगेंगे। सीएम धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। 14 अप्रैल को फिर से उनका आगमन हो रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं और उस दिन एक बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। देहरादून और दिल्ली के बीच में जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था एक्सप्रेस वे, वो एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गया है और उस एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित करेंगे, देशवासियों को समर्पित करेंगे, उत्तराखंड वासियों को समर्पित करेंगे। उसके बनने के बाद देहरादून और दिल्ली की जो समय है उस यात्रा का वो बहुत कम होने वाला है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार को मुख्य सचिव आनंद बर्धन और डीजीपी दीपम सेठ ने डाट काली मंदिर से महिंद्रा ग्राउंड तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को सुरक्षा चाक चौबंद रखने और यातायात के लिए ठोस प्लान बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से यात्रा का वक्त घटेगा, पर्यटन और चारधाम कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डाट काली मंदिर में पूजा भी की है। नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव घोषित करने का मामला आजादी से लेकर अब तक लटका हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को फॉरेस्ट प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ काठगोदाम में बैठक की है। इस पर जनता की इच्छा के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि बिंदुखत्ता उनकी प्राथमिकता में है और इस गांव को राजस्व गांव बनाने के लिए जहां भी पैरवी की आवश्यकता है वो की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने जंगलों की आग से निपटने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए।
हिंदू खत्ता को लेकर भी इस पर हमारी आज बहुत गहन विचार विमर्श हुआ है और उस पर सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत सरकार में भी जहां पैरवी करनी हो हम भारत सरकार में भी पैरवी करेंगे। हिंदू खत्ता हमारी प्राथमिकता में है, उसका समाधान करना हम लोगों ने एक अपनी प्राथमिकता में रखा हुआ है। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। डीएफओ और डीएफओ के नीचे एसटीओ, एसटीओ के नीचे रेंजर और रेंजर के नीचे बीट वॉचर, फायर वॉचर जो भी होते हैं, सभी को इसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। जिनके स्तर पर ये घटनाएं होती हैं और इसके लिए कुछ सुझाव भी आए हैं, दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाई जाएंगी, उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देहरादून में बदले की कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने निकला एक युवक खुद पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क के जाल में फंस गया। पूरा मामला आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। देहरादून का रहने वाला विक्रांत कश्यप पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में पाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी देहरादून के संवेदनशील स्थानों की जानकारी और वीडियो साझा कर रहा था। उसे आतंकी गतिविधियों के टास्क दिए गए थे और बदले में विदेश में बसाने और पैसों का लालच दिया गया था। बताया जा रहा है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसका फैन विक्रांत कश्यप बदला लेने के लिए सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया था, जिसके बाद उसे कई टास्क दिए गए थे और टास्क देने वाला पाकिस्तानी संगठन था। टीटीएच तहरीर-ए-तालिबान हिंदुस्तान ये संगठन भारत में दहशत फैलाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। इस आतंकी संगठन ने युवक से देहरादून में दहशत फैलाने का काम शुरू करवाया था, जिसमें युवक देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर टीटीएस दीवारों में लिख रहा था। 2024 में 1 साल के लिए करीब ये मैकेनिक का काम सीखने नाभा में भी गया था, तो कहीं ना कहीं वहां पर रेडिकलाइज हुआ और ये सिद्धू मूसेवाला के पहले से ही फॉलोवर और वीडियोस वगैरह देखता था। तो जब उनकी हत्या के बाद जो है इसने फॉलो किया और जब देखा कि शहजाद भट्टी द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वो उसका बदला लेगा, तो ये उसके इंस्टाग्राम और अलग पेजेस को फॉलो करने लगा और उस फॉलो करने के बाद धीरे धीरे उस ग्रुप में शामिल हुआ और वहां से कनेक्शन में आया कि यूज करना था और इसी में ट्रैप में फंसने के बाद ये उनके पूरे काम करने लगा। चूंकि बहुत सारे गोपनीय डेटा इसने यहाँ से शेयर किए हैं जो एक कंट्री के बाहर गए, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, सेडिशन की धाराएं हैं। वहीं मामले में परिजनों का कहना है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं था, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ, वो कभी किसी गलत काम में शामिल नहीं रहा। भी नहीं मालूम। आप क्या करते हैं? मैं यही सुबह में जॉब करती हूँ। अच्छा। यही वाइपर चलाना, हाउस कीपिंग हूँ मैं। अच्छा, तो बेटा क्या करता था आपका? बेटा कार की डील करता था, वहीं पे यहाँ पे आकाश नाम है, उनके वहाँ करता है बस। तो कभी ऐसा लगा घर में कि वो कुछ पैसा आ रहा हो या कुछ, क्योंकि उसे पिस्टल वगैरह? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी घर भी जाके देख सकते, कुछ भी नहीं है सर। मेरा लड़का इसमें नहीं है। तो कभी क्या ऐसा आपको लगा कि उसका कोई फोन आता हो या कुछ इस तरीके की? सर फोन तो उसके ऐसे लोकल है, जैसे बात तो होती है, हर किसी से बात होती है। लेकिन कभी आपको लगा कि पैसा आ रहा हो या? नहीं, उसकी हालत ही देख के सर बता देंगे कि हाँ कैसा लड़का है वो। फिल्म धुरंधर में हीरो दुश्मन के खिलाफ लड़ता है, लेकिन देहरादून की इस कहानी में एक युवक दुश्मन के ही जाल में फंस गया, जहां बदले की भावना ने उसे ही मोहरा बना दिया और वो खुद ही देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन बैठा। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और उसके और हैंडलर, यानी कि इंडिया में उसके कौन कौन हैंडलर था, कौन कौन उसके संपर्क में था, इसके भी जो तार अब पुलिस खंगालने में जुटी है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बटवाल, न्यूज 18 देहरादून। सूबे के बड़े कॉलेज में शुमार दून मेडिकल कॉलेज पर पिछले 3 महीने से 300 से ज्यादा एक्शन टेकन रिपोर्ट आ चुकी हैं। हालांकि इसके पीछे अस्पताल प्रबंधन को लगता है कि ये एक महिला अधिकारी के खिलाफ साजिश के तहत किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिकायत से भरी यह फाइल सिर्फ इस बात की है कि दून मेडिकल कॉलेज में आए दिन खामियां पाई जा रही हैं।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले 3 महीने में 300 से ज्यादा बार अस्पताल से जवाब तलब हो चुका है। मीडिया के जरिए आई खबरों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR भेजी है। एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाती है, हमें जवाब क्या दें? मतलब आप समझिए, जब खबर फर्जी होती है पूरी तरह से। और आश्चर्य की बात आपको बताएं, GDMC का मीडिया सेल है जिसमें हम अस्पताल की संबंधित जानकारियां देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हम नया कर रहे हैं, आज क्या चीज हुई है, डॉक्टरों ने क्या बताया है। वो चीजें रोज मीडिया सेल में डालने के बाद भी वो नहीं छापी जा रही। कभी रैगिंग की शिकायत तो कभी डॉक्टर्स का OPD में ना बैठना समेत मशीनरी का सही इस्तेमाल न होना जैसे मामलों पर अस्पताल घिर रहा है, जिस पर हॉस्पिटल को प्रशासन ने नोटिस भेजे हैं। प्रिंसिपल कहती है कि आधे से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिस पर हॉस्पिटल प्रबंधन से बात ही नहीं की गई। एक स्मीयर कैंपेन की तरह से चलाया जा रहा है, दून को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन फिर भी हमारा मैं इस पे बात के लिए कटिबद्ध हूं कि हम फिर भी दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज को हम सफर नहीं करने देंगे। जो मरीज आ रहा है उसको अच्छे से अच्छा बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हम इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आधा से ज्यादा नोटिस का अस्पताल अभी तक जवाब नहीं दे सका और शिकायती लिस्ट बढ़ती जा रही है, जिस पे अब एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या पर रोक हटाने के फैसले का तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज ने स्वागत किया है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों ने भी सीएम का शुक्रिया अदा किया है, धन्यवाद किया है। और इसके साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा को लेकर संख्या सीमित होने की आशंका थी, लेकिन अब प्रतिबंध हटाने को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय कारोबार को इससे राहत मिलेगी। होटल एसोसिएशन और तीर्थ पुरोहित संगठनों ने कहा है कि इससे यात्रा से जुड़े हुए सभी वर्गों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम सभी पर्यटन व्यवसायी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की लिमिटेशन को समाप्त किया गया है, सीमित संख्या समाप्त की गई है। ये फैसला सुखद है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो यात्रा काल है वर्ष 2026 का, इसमें यात्रियों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से उनके द्वारा जो पहल की गई है ये स्वागत योग्य है। हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के लोग सभी लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। नीति घाटी में एक बार